हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में लेकर सी टेट का ईवीएस की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूं। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे और इस वीडियो का आनंद लीजिए। बड़ा ही रोमांचकारी वीडियो आज हम लेके आ रहे हैं। जो आज हमारा वीडियो है वो आपके एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत है। आइए देखते हैं वो अगला वीडियो जो है वो है आपका नया वाला चैप्टर है जिसका टाइटल है अलग। ये दूसरा पेज खुल गया, आगे फिर से खोलते हैं। ये आपका है नया टाइटल, कैसे कैसे बदले घर। इस टाइटल का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर से प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है। जब पहली बार 2011 में इसका आयोजन हुआ था तो उस समय इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अभी आगे हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए। आइए देखते हैं इस चैप्टर में। मैं हूं चेतन दास, नाम है। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। ये मतलब एक शिक्षण का कार्य करते थे, शिक्षक थे। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूं। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। एक बड़ा बदलाव, ये बदलाव की बात कर रहे हैं। बात तब की है, बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान नाम है। ये आपसे पूछ सकता है कहां पे है। ये पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है, रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया। क्या बताया? तो बात ये उन दिनों की हो रही है जिस समय भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, जिसमें भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। दूसरा राष्ट्र जो उभरा वो पाकिस्तान उभरा। और कब की बात है? तो ये 14 अगस्त 1947 की बात है। 1947 ईस्वी में भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, जिसमें उससे पहले क्या था? ब्रिटिश की हुकूमत थी या ब्रिटिश शासन था भारत में। लेकिन ये 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दो स्वतंत्र राष्ट्र हुए। एक हुआ अपना प्यारा भारत वर्ष और दूसरा आपका हुआ पाकिस्तान। और उसी समय का वर्णन इस चैप्टर में हुआ है डिवाइडेशन के समय में। तो इसको आप याद रखिएगा कि 14 अगस्त 1947 को दो स्वतंत्र राष्ट्र हुए। एक भारतवर्ष हुआ और दूसरा पाकिस्तान हुआ। आगे इसमें देखते हैं क्या वर्णन है। बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़ करके कहां पे जाना है? दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कोई भी हो जो अपनी मातृभूमि पे जहां पे रहता है वहां से लगाव रहता है और उस चीज को जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करता है। हालांकि ये डिवाइडेशन के समय कुछ लोग जो भारत में निवास करते थे वो पाकिस्तान चले गए, खास करके
मुस्लिम धर्म के लोग और जो पाकिस्तान में निवास करते थे वो भारत में चले आए। कब आए? बंटवारे के समय 14 अगस्त 1947 के बाद। क्यों आए? क्योंकि उस समय भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक स्वतंत्र भारतवर्ष हुआ और दूसरा पाकिस्तान के रूप में। तो वहां पे धार्मिक संघर्ष के चलते हिंदू धर्म को मानने वाले सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये भारतवर्ष में रह गए और इस्लाम कंट्री के रूप में, इस्लाम देश के रूप में पाकिस्तान का उदय हुआ। वहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख अल्पसंख्यक के रूप में रहते हैं। आगे इसमें क्या है? वही ये दिया हुआ है, वही तो मेरे सारे दोस्त हैं। यानी कि जो दोस्त थे उसके वही छूट गए। कहाँ? पाकिस्तान में। मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सा में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान। कब बटा? 14 अगस्त 1947 को। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। कैंप जो बना था, खास करके उस समय ये लोग शरणार्थी के रूप में थे। किसके? रिफ्यूजी के रूप में थे। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। तो प्राचीन काल में जो मकान बनते थे वो मिट्टी की दीवारों के बनते थे और उसकी मजबूती के लिए मिट्टी में भूसा मिला के उसके ऊपर लेपन किया जाता था ताकि वो दीवार को सपोर्ट करे और सुंदर भी दिखे। उसी का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। आगे इसमें क्या है? हम आस पास के घरों से, ये वाली पॉइंट आप नोट करिएगा, हम आस पास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ये वाली इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आया हुआ था। इतने से इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। 2011 में जब पहली बार सीटेट का आयोजन हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन उसमें आया हुआ था। हमने बताया आपको कि इससे पीछे क्वेश्चन बने हुए हैं तो वो यही पॉइंट थी। मिट्टी में गोबर इसलिए मिलाया जाता है जिससे कि मिट्टी में कीड़े ना लगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए यहाँ पे 2 पेड़ों का जिक्र हुआ है, एक नीम का और कीकर का। इसको यूपी टेट में भी आप पूछ सकता है कि उन लकड़ियों या उन पेड़ों का आप नाम बताइए जिनके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और वो फर्नीचर के रूप में उपयोग होता है।
तो वह नीम और कीकर की लकड़ी, किसकी? नीम और कीकर की। इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेपन कर दिया। आस पास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जो जैसा था। किसी का भी जो अपना पैतृक आवास होता है वो अच्छा ही लगता है। एक गरीब की जो हट होती है या कुटिया होती है, या उसको आप जो भी कह लीजिए, वो उसके लिए अच्छी ही होती है एक महल की तुलना में। तो आपका जहाँ पे जन्म हुआ है या आपकी जो पैतृक भूमि है, उससे आप घनिष्ठ लगाव रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जन्म उसी भवन में हुआ है, उसी मिट्टी में हुआ है, उसमें आपकी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, उसी का जिक्र इसमें किया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तब वे किस जगह, किस शहर में रहते थे। तो आज के 70-60 साल पहले की स्थिति, बिल्कुल भौगोलिक स्थिति, जलवायु स्थिति सब बदली हुई थी। तो उस समय में अपने परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लोग मकान बनाते थे और उसमें रहते थे। उनका घर किन किन चीजों से बना होता था? हालांकि सी टेट के लिए एक टॉपिक है मकान, वहां से भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में मकान कैसे बनते हैं, असम में मकान कैसे बनते हैं, हिमाचल प्रदेश में मकान कैसे बनते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मकान कैसे बनते हैं, और लेह लद्दाख में मकान कैसे बनते हैं, और उससे कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो आगे देखते हैं, क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहां बना था? अरे वो तो खुले में शौच करते थे, क्योंकि उस समय टॉयलेट को जमाना ही नहीं था, टॉयलेट के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, लोग खुले में शौच करते थे। आगे देखते हैं, उनके घर में खाना कहां बनता था? तो खाना बनाने के लिए एक रसोई घर हुआ करता था। उस जमाने में भी किचन हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न किचन नहीं था वो भी एक रूम ही था या जगह थी जहां पे सारे परिवार के लिए भोजन बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय मिट्टी के घर का ही प्रचलन था और मिट्टी से दीवारें बनाई जाती थी, उसके ऊपर लकड़ियों के फट्टे लगाए जाते थे फ्रेमिंग करने के लिए, फिर उसके ऊपर छप्पर बनाया जाता था। वो मिट्टी का भी हो सकता था, वो झाड़ियों का भी हो सकता था, वो पुआल का भी हो सकता था, और अन्य ऐसे तमाम प्रकार के जो कांस वगैरह हैं, सरपत वगैरह हैं, उनसे भी उनके घर की छपाई हुआ करती थी। आगे क्या है? सोहना गांव हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें, उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आस पास आसानी से मिलने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थी। आस पास मिलने वाली इन चीजों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में चर्चा करें तो वहां पे मिट्टी आसानी से मिली होगी, वहां पे लकड़ी आसानी से मिली होगी, वहां पे गोबर आसानी से मिला होगा, वहां पे भूसा आसानी से मिला होगा, और उसी के सहारे ये लोग अपना घर बनाए होंगे। ये कब की बात कर रहा है? लगभग 60-70 साल पहले की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, मकान में बदलाव। ये अब जाके इस टॉपिक का मेन जो थीम है वो अब निकल के आ रही। क्या है? समय बहुत जल्दी बीत गया, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। मतलब एक कमरा और डलवा लें, अर्थात एक कमरा एक्स्ट्रा बनवाने की बात कर रहा है। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था, कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। जो आधुनिक युग में घर बन रहा है वो सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि का इस्तेमाल हो रहा है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी,
कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। किसका बनी होने की वजह से? कच्ची ईंट की बनी होने की वजह से इसको हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। ठीक है। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच में वे दिन भी क्या दिन थे। तो आधुनिक युग में परिवार डिवाइडेशन का मुख्य कारण यह भी है कि सारे सदस्य एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। और पहले के जमाने में एक साथ बैठ के खाना खाते थे, जिससे आपसी सहोदर और सामंजस्य बना रहता था। आधुनिकता में इसका विलोपन हो चुका है, ये खत्म होने के कगार पे हो गए हैं। इसी वजह से जो ज्वाइंट या संयुक्त परिवार है वो टूट करके सिंगल फैमिली यानी कि एकल परिवार में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। तो मैंने पहले बताया आपको कि उस समय टॉयलेट था ही नहीं, लोग खुले में शौच के लिए जाते थे खेतों वगैरह में। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंट लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दिया। ये आपके लिए है। बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। तो उस जमाने में शौचालय था ही नहीं। प्राचीन काल में लोग खुले में शौच करते थे। आगे देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था के चलते कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम मेहतर का काम करना था, सफाई काम करना था। वो गंदी वस्तुएं, नाला और टॉयलेट साफ करने का काम करते थे, जिसे वन वर्ड में मेहतर भी आप कह सकते हैं। उनका काम था टॉयलेट को साफ करना। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। तो ये पेशे से जोड़कर देखा जाता था और ये निकृष्ट कामों में इसकी गिनती होती थी। तो उसके लिए मेहतर का इंतजाम होता था, वो जो साफ सफाई का काम करता था। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? तो आधुनिक युग में जो यूज करता है वही साफ कर लेता है अथवा मेहतर से साफ करवाता है। आगे देखते हैं। और भी बदलाव हुए। मेरे दो बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी परवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। ये हर घर की कहानी है कि जब शादी विवाह का अवसर आता है तो नए सदस्य का जब आगमन होता है तो उसके लिए घर में सुख सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं। घर को सुंदर बनाया जाता है, सुविधाओं से लैस किया जाता है। तो वैसे ही इनके घर में घर को पक्का करा लिया गया। क्यों? क्योंकि इनके जो बेटे राजू थे उनकी शादी होने वाली थी। आगे क्या लिखा हुआ है। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनाई गई और छत पर लेंटर डलवा लिया गया। लेंटर मतलब कंक्रीट, सीमेंट और सरिया से बना हुआ छत ढलवा लिया गया। इससे पहले जो छत होते थे वो खप्पर के बने होते थे, खप्पर खपरेल होते थे। मिट्टी को पका करके और उससे उस घर को छाया जाता था, जिसे खपरेल कहा जाता था। ठीक है। और इनके घर में क्या हुआ कि सीमेंट बालू से ये अपने घर को बना लिए और उस पर लिंटर भी डलवा लिए। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया।
टॉयलेट में भी ऐसे इंतजाम कर दिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर स्टोव पर खाना बनाती है। अब स्टोव का जमाना भी खत्म हो गया, अब गैस का जमाना आया, और गैस का भी जमाना खत्म हो गया, अब इंडक्शन का, इलेक्ट्रिक चूल्हे का जमाना आ गया। ठीक है, तो ये समय समय पे खाना बनाने के विधियों में परिवर्तन हुआ। खाना बनाने के लिए प्रयोग की ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों में भी परिवर्तन हुआ। कभी जो है लकड़ी पे बनते थे, कोयले पे बनते थे, फिर गैस आया, फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे आ गए। अध्यापक के लिए क्या है भाई, बच्चों से पूछा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वे किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है। अन्य जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पे इसके लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त होते हैं जिनका काम होता है टॉयलेट को साफ करना। ठीक है, आगे देखते हैं नई चीजें क्या आई। देखिए बिल्डिंग बन गई, ये सब ईंट की बनी हुई, सीमेंट की बनी हुई, कई फ्लोर की हैं बिल्डिंगें, और इन्हीं बिल्डिंगों के पीछे चर्चा हुआ है कि सीमेंट, बालू, सरिया इत्यादि और पक्की ईंटों से जुड़ाई करके इस पे लिंटर लगा था, तो यही वो मकान है। मेरे छोटे बेटे मोन्टू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोन्टू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। सोहना उसका पैतृक गांव हो गया है, और दिल्ली भारत की राजधानी यानी कि देश की राजधानी में जाके उनका बेटा बस गया था। कभी वो सोहना गांव में रहते थे तो कभी दिल्ली में रहते थे। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूं तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। गुरुग्राम ये हरियाणा का एक जिला है जिसे गुड़गांव नाम से पहले गुरुग्राम नाम से जाना जाता था, फिर गुड़गांवा नाम से हुआ, और फिर वर्तमान में भी गुरुग्राम ही हो गया, पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब मैं 70 वर्ष का हूं। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोते पोती बड़े होकर कहां रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर, पता नहीं। डेरा गाजी खाना में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी वहां होंगे। अब ये अपनी पुराने यादों में चले गए। वो डेरा खाना की याद हो रही है, डेरा खाने की याद हो रही है पाकिस्तान की, जहां पे उनका जन्म हुआ था, जहां उनका बचपना बीता हुआ था। उनके बारे में बता रहे हैं कि वहां पे कितना परिवर्तन हुआ। परिवर्तन संसार का नियम है। आज अगर कोई सुख सुविधा है तो आने वाले कल में उसको और भी सुधार कर सुख सुविधा के लायक बनाया जाता जाएगा, चाहे वो घर हो, चाहे संसाधन हो, जिस पर हम निर्भर रह के अपने जीवन यापन या अपना जीवन यापन करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है। अरे सुख सुविधा के अनुसार जिसकी जैसी हैसियत है वैसा घर बनाता है। जिसकी हैसियत कम है वो मिट्टी का मकान बनवाता है, जिसकी हैसियत अधिक है तो वो पक्का मकान बनवाता है, उसमें टाइल्स लगवाता है। आगे क्या लिखा हुआ देखते हैं, तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोते पोती बड़े होकर कैसा मकान में रहेंगे। आलीशान मकान में रहेंगे, उसमें सारी सुख सुविधा होगी, उसमें एयरपोर्ट होगा, स्विमिंग पूल होगी, तमाम चीज जो 7 स्टार 5 स्टार होटलों में होते हैं। आने वाले समय में जिसके पास पैसा सामर्थ्य रहेगा वो अपने घर को अपने सुविधा के अनुसार मॉडिफाई करेगा या परिवर्तित करेगा या संशोधन करेगा। आगे क्या है, तुम बड़े होकर कहां और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो ये तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप कहां रहना पसंद करेंगे। आपकी पसंद के ऊपर है कि आप शहरी जीवन पसंद करते हैं कि आप ग्रामीण जीवन पसंद करते हैं। आगे देखते हैं, तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें
लिखी थी? क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारे घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई? कौन कौन सी चीजें थी? तो पहले लकड़ी के मकान हुए करते थे। लकड़ी के जो मोटे मोटे वो लकड़ी के पार्ट होते थे, तो उनका भी कहीं कहीं आधुनिक युग में उपयोग हुआ है। अन्यथा पीछे के जितने भी पुराने घर के मलबे हैं, वो मलबा के रूप में उनका कोई यूज नहीं हुआ। आगे क्या लिखे हो? चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं, इस चीज को नोट करिएगा। लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। लोहे के काम करने वाले को लुहार कहते हैं। मिट्टी के काम करने वाले को कुम्हार कहते हैं। ठीक है। सोने के काम करने वाले को सुनार कहते हैं। अब ये नीचे एक चित्र बनाया है, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन क्या कर रहा है। इधर तो ये मजदूर है, ठीक है, ये मिट्टी उठा रहा है, ये मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे सब, ठीक है। इधर ये इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक बना रहा है, और ये मजदूर है। तो ये जितने भी हैं सबका पेशे से जुड़ा हुआ है। ये जो है हथौड़ा मार के किसी चीज को तोड़ रहा है। आगे देखते हैं। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो। इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो आप बढ़ई से उसके काम के बारे में चर्चा करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप लोहा का काम करने वाले लुहार से चर्चा करके उसके काम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहां काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो। कोई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो उसमें कोई राजमिस्त्री का काम करता है जो ईंटों की चुनाई करता है, कोई उसमें श्रमिक का काम करता है, कोई उसमें ईंट ढोने का काम करता है, कोई उसमें सीमेंट ढोने का काम करता है, कोई उसमें बालू ढोने का काम करता है, कोई उसमें गड्ढा खोदने का काम करता है। तो भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के काम होते हैं। जब आप किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास जाएंगे तो उनके कांटेक्ट में या संपर्क में जब आएंगे तो वो अपने अनुभव आपसे साझा करेंगे। उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वहां क्या बन रहा है? वहां पे बिल्डिंग बन रही है, वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लंबाई और चौड़ाई के ऊपर बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है तो 100 से लेकर 200 लोग तक काम उसमें करेंगे। छोटा मकान बन रहा है तो 4 से लेकर 10-20 लोग तक उसमें काम कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम। हमने बताया कि राजमिस्त्री का काम है ईंटों की चुनाई करना और मजदूरों का काम है उससे संबंधित सामग्री को उपलब्ध कराना। वहां कितनी औरतें और कितने आदमी थे? हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो सिर्फ पुरुष ही श्रमिक का कार्य करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। लेकिन शहरों में आप जाएंगे तो उसमें महिलाएं भी श्रमिक का कार्य करती हैं। क्या वहां बच्चे भी थे? क्या वे भी काम कर रहे थे? बच्चों से भी काम करवाया जाता है। हालांकि ये बाल अपराध की श्रेणी में आता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी भी काम में लिप्त है तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है, और वो इसका उल्लंघन करने पे, आपको काम करवाने पे सरकार अर्थदंड सहित आपको जेल भी करवा सकती है। काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं किन्हीं 3 लोगों से पूछो। जो राजमिस्त्री होता है उसका जो दैनिक वेतन होता है वो ज्यादा होता है। जो दैनिक मजदूरी आप कह सकते हैं, वेतन नहीं, दैनिक मजदूरी, और जो आपका श्रमिक वर्ग है उसका राजमिस्त्री की तुलना में कम होता है मजदूरी। काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं? अपने अपने घरों में रहते हैं, अथवा जब दूर जाके वो काम करते हैं तो कैंप लगा के रहते हैं, या फिर मालिक द्वारा दिए गए किसी भी रूम में वो अपना जीवन यापन करते हैं और इनके काम को करते हैं बिल्डिंग बनाने का। जो बिल्डिंग बन रही है उससे बनाने में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं,
पहला तो उसमें ईंट का प्रयोग होगा, सीमेंट का प्रयोग होगा, बालू का प्रयोग होगा और कंक्रीट का प्रयोग होगा, लोहे का प्रयोग होगा, लकड़ी का प्रयोग होगा विंडो बनाने के लिए। ठीक है, इतने पूरी बिल्डिंग बनाने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेंगी, तो बिल्डिंग की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा लगेंगी और ज्यादा छोटी है तो ज्यादा छोटी लगेंगी। आगे क्या है, बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है, ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह सूची बनाओ। तो जहां पे रास्ता है, ट्रक जाने का साधन है, रोड है, वहां पे ट्रक से ही सामान गिरते हैं, अन्यथा जब सकरी गलियों में जाता है तो छोटे छोटे वाहनों से मटेरियल या सामग्री पहुंचाई जाती है। तो मिला जुला के ये देखो घर है, और ये आज का चैप्टर जो हमने पढ़ा उसका टाइटल था कैसे कैसे घर, यही है ना, कैसे कैसे बदले घर, कैसे कैसे बदले घर। तो इस चैप्टर से भी प्रश्न पूछ सकता है सीटेट। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।